हेलो गार्डन फ्रेंड्स। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई प्रश्न जो है उतने प्रश्नों के अंदर कहीं किसी का रह जाता है। तो अगर किसी का रह जाता है तो मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ और प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा, आप फिर से लिख के भेज दीजिए, क्योंकि आज मुझे एक ऐसा ही प्रश्न याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा तो था लेकिन शायद मैं लिख नहीं पाई और वो कहीं मिस हो गया, पर प्रश्न मेरे जहन में बैठा रह गया। तो सबसे पहले आज मैं उसी प्रश्न को लेती हूँ और प्लीज़ जिनका भी है आपका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है तो डोंट माइंड। तो आपका प्रश्न ये था कि मेरे मीठे नीम जो है पेड़ वो बढ़ता चला जा रहा है और उसमें शाखाएं ज़्यादा नहीं है, ब्रांचेस नहीं है उसमें, तो मैं क्या करूं? उसको एक सीधा लंबाई में बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसा है फ्रेंड कि आप अपने नीम को अभी प्रून मत करिएगा, अभी तो उसमें अच्छी पत्तियां आ रही हैं, फूल भी फल भी लग गए हैं, तो इसलिए दिस इज़ नॉट द टाइम कि अभी आप उसको प्रून करें। तो आप उसको अभी पत्तियों को जैसा भी है कंज्यूम कर लें, और जब जाड़ों में जब उसकी पत्तियां शेड होती हैं तो आप उससे पहले उसकी प्रूनिंग कर दें, जिससे स्प्रिंग आने पे और थोड़ी सी हार्श प्रूनिंग करें, नीचे से करें, जिससे कि शाखाएं और ज़्यादा निकलें, और पिंचिंग करते रहें उसकी। जब वो शाखाएं निकलनी शुरू हों तो उसकी थोड़ी सी पिंचिंग करते रहें तो आपका जो मीठे नीम का पेड़ है वो ज़रूर खुशी हो जाएगा। वैसे नीम चाहे मीठी हो और अदरवाइज भी आपने देखा होगा अगर छोटे पेड़ होते हैं, इसीलिए हम लोग नीम का बोनसाई भी कम बनाते हैं कि बहुत ज़्यादा उसकी फॉर्मेशन ब्रांचेस की और उसकी अपीलिंग इतनी नहीं है कि घनत्व तो उसमें ज़्यादा हो, डेंसिटी ज़्यादा हो। तो आप उसकी हार्श प्रूनिंग अक्टूबर में कर लीजिएगा, जनवरी को दिसंबर में उसकी पत्तियां शेड हो जाएंगी और फिर आपकी फरवरी से अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं नीलम ग्रोवर जी का। हमारे चीकू के पेड़ में कली और फूलों के बंच हैं, लेकिन फूल ब्राउन होकर गिर जाते हैं, फल नहीं लगता। तो सबसे पहले मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका पेड़ धूप में लगा होगा और आपने उसका मेन है कि आपने उसको फर्टिलाइज कब किया था। अगर आप इस समय उसको कलियां आने के बाद उसमें कोई भी खाद या मैन्योर डाल रहे हैं तो दैट विल नॉट हेल्प एट ऑल नीलम जी। कली बनने के 3 हफ्ते पहले तक आपको उसमें जो भी खाद आपने डालनी है वो आप डाल लीजिए, क्योंकि उसके बाद वो नरिशमेंट उसमें जब पहुंच जाएगा तभी वो फूल बनेगा और उसमें फल लग सकता है। तो एक तो फर्टिलाइजर का ध्यान रखिए, मॉइस्चर बराबर बनाकर रखिए उसमें आप। और अगर पॉलिनेटर्स नहीं आ रहे हैं तो उसके पास कुछ ऐसे या तो शहद मिले पानी का स्प्रे करिए कि जिससे कि पॉलिनेटर्स आए और पॉलिनेशन हो, तो उससे आपका फल लग जाएगा। और दूसरा, आप जब फूल आता है तो थोड़ा उसमें पोटाश की मात्रा खाद में बढ़ा दीजिए, तो आप के ज़रूर फल फॉर्म होंगे। गगन शर्मा जी का प्रश्न है, अभी प्लांट की प्रूनिंग करने पर क्या फरवरी में दोबारा करनी पड़ेगी? गगन जी, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्लांट की बात कर रहे हैं। कई प्लांट्स होते हैं कि अगर आपने अभी उनकी प्रूनिंग कर दी है तो नहीं ज़रूरत है उनकी। जैसे आप कोई भी प्लांट लें, जैसे अभी हम फाइकस लेते हैं, फाइकस की मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप इस समय उसकी हार्श प्रूनिंग नहीं करेंगे, खाली ट्रिमिंग करते रहिए, उसको शेप देती रहिए। हार्श प्रूनिंग जाके आप फरवरी में करिए। डिपेंड्स कि आपके पास पौधा कौन सा है। फ्लावरिंग प्लांट है और इस समय उसमें फूल खिल रहे हैं तो फ्लावरिंग होने के बाद आप उसकी प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे कि वो उसमें नई शाखाएं निकले, खाद उसमें दे दीजिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पौधे की प्रूनिंग इस समय कर रहे हैं, तो फरवरी में करनी है कि नहीं करनी है। निधि त्रिपाठी जी कहती हैं कि मेरे पौधों में छोटे छोटे चींटी जैसे सफेद कीड़े हो गए हैं, मैं क्या करूं? तो निधि जी, ऐसा है कि ये जो कीड़े सॉइल में होते हैं इनको सॉइल माइट्स कहते हैं। वैसे तो ये आपकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी फॉर द लुक ऑफ इट अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप अपने खाद में जो है वो अगर आपने अपने बगीचे में खाद डंप की हुई है, ऑर्गेनिक मैटर डंप किया हुआ है, जैसे पुरानी लकड़ी है या पुरानी पत्तियां पड़ी हुई हैं, आप उनकी खाद बना रही हैं, तो आप उनको क्लीन कर दें
और आपके जो ये ज़्यादातर जहाँ पे सामान रॉट होता है ना, वहाँ पर ये चींटियाँ इस तरह की वाइट वाली आती हैं। तो आपने अगर कंपोस्ट बिन रखा है तो उसका लिड जो है, ढक्कन जो है, वो थोड़ा टाइट करके रखिए, बंद करके, जिससे कि वो उसमें से निकल के आपके बगीचे में न आ सके। तो इसमें कोई वो बात नहीं है बहुत बड़ी, आप मैनेज कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर सॉइल में है तो आपकी वो सॉइल को पोरोसिटी प्रदान कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको पोरस कर रहे हैं। और अगर आपको उनसे निजात ही पानी है, छुटकारा ही पाना है आपको, तो वही आप 5 ड्रॉप उसके लीजिए डिश वॉशिंग लिक्विड सोप के, और उसको 1 लीटर पानी में मिला करके अच्छी तरह घोल तैयार करिए और उन पर स्प्रे करिए और बराबर करिए जब तक कि वो वहां से चले ना जाए। समर यादव जी का प्रश्न है कि मेरा एरिका पाम बार बार मर जाता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? समर जी, हमेशा मैंने बार बार एक बात कही है कि आप जब भी कोई पेड़ नर्सरी से लेकर आते हैं तो आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व करिए कि वो नर्सरी में कहाँ पे रखा हुआ है। पाम जैसी चीज आप हमेशा देखेंगे कि उसने ग्रीन नेट के नीचे उसको रखा हुआ है। आप अपने घर में भी उसको वैसा ही वातावरण प्रदान करने की कोशिश करें। दूसरा बात यह है कि पाम कोस्टल एरिया का पेड़ है, उसको नमी पसंद है, मॉइस्चर पसंद है, लेकिन वाटर लॉगिंग पसंद नहीं है। आप अपने गमले में जो नीचे का सुराख है उसको चेक करिए कहीं वो बंद तो नहीं है। अगर उसमें नीचे डिश लगाई हुई है, उस प्लेट लगाई हुई है पानी कलेक्ट होने के लिए कि आपका फर्श गंदा ना हो, तो पानी अगर उसमें बना रहता है तो जरूर आपका अरिका पाम बार बार खराब होगा। सॉइल में नमी रहनी चाहिए लेकिन पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। वाटरिंग इज रियली अ वेरी, ऐसा है ना, बहुत अजीब सा टास्क है। हम लोग कहेंगे नमी भी बनी रहे और पानी रुकना भी नहीं चाहिए, ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, तो आपका ये जो अरिका पाम है ये खराब नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि खाद जो आप देते हैं, तो कई बार कुछ खादों में ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो अरिका पाम को पसंद नहीं आते हैं। तो ये हिट एंड ट्राई का मेथड है कि आप ट्राई करके देखिए कि किस चीज से आपकी पाम जो है वो ग्रो अच्छा कर रहा है, तो आप उसको वही प्रदान करें। धूप में ना रखें, पानी भी बराबर दें, ह्यूमिडिटी बना के रखें। अगर आपने कहीं ऐसी जगह रखा है कि आसपास हवा सूखी है, तो ड्राई है, तो आप उसमें मिस्टिंग करिए थोड़ी, और कुछ ऐसे पौधे आपस में मिला के रखिए कि इस गर्मी के मौसम में, से तो अभी ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, तकरीबन 75 से 80% है, ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ऐसे मौसम में क्या होता है समर जी कि हम लोग पानी देते हैं तो वो मॉइस्ट रहता है, उसको ओवर वाटरिंग मत करिए, जरूर आपका पाम बहुत अच्छा चलेगा। आप इन थोड़ी सी बातों का ध्यान रखिए। शशि जी कहती हैं कि हम एडेनियम की प्रूनिंग जुलाई में कर लें क्या, क्योंकि साउथ इंडिया में बारिश सितंबर में होती है और सर्दियां बहुत माइल्ड होती हैं। तो शशि जी, चूंकि आप साउथ इंडिया में हैं और आपकी बारिश सितंबर में होती है, तो ऑनसेट ऑफ सितंबर है इस समय, तो जुलाई में आप बिल्कुल इसकी प्रूनिंग नहीं करिए। जब आपकी बारिशें खत्म हो जाएं और नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, उसके बाद आप इसकी प्रूनिंग करिए। तो क्या होगा, वेदर ड्राई होगा और आपका एडेनियम अच्छी तरह से सरवाइव करेगा। इस समय अगर आप कटिंग कर देंगे उसकी, तो बारिशों में मॉइस्चर बहुत होगा, एयर में भी और अदरवाइज भी, तो हो सकता है उसमें रॉट की प्रॉब्लम हो जाए। और प्रूनिंग करने के बाद शशि जी, फेविस्टीन लगाना या कोई भी फंजीसाइड लगाना ना भूलिएगा। तो आप अभी अपने एडेनियम की प्रूनिंग नहीं करेंगी। सीमा ईशा जी कहती हैं, आपने प्लांट प्रोपोगेशन के इतने मेथड्स बताए हैं कि बगीचे में काम बहुत बढ़ गया है। तो ये तो अच्छी बात है ना सीमा ईशा जी, आपके प्लांट्स प्रोपोगेट हो रहे हैं, आपकी अच्छी एक दिनचर्या बन गई है, आपके प्लांट्स बढ़ भी जाएंगे और आप अपने फ्रेंड्स को बांट सकती हैं, आपको रुचि आ रही है, आपकी एक तरीके से देखिए एक्सरसाइज हो रही है। अच्छी बात है, आप काम करिए उसमें, और मेरी तरफ से आपको हैप्पी गार्डनिंग। और इनका प्रश्न भी है कि मेरे स्पाइडर प्लांट की पत्तियों की एजेस बर्न हो रही हैं, फर्टिलाइजर क्या दें? तो स्पाइडर प्लांट में एजेस बर्न होने का एक मुख्य कारण बस
पानी ही है। पानी बहुत क्रूशियल फैक्टर है पौधों के लिए। तो पानी इसको पसंद नहीं है ज़्यादा, और इसको सूखा होना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगेन इसे मॉइस्चर बना के रखिए, क्योंकि पानी आप ज़्यादा देंगी तो आप देखेंगे नीचे से वो स्टेम्स जो है गलने लगती हैं, काली पड़ने लगती हैं, टिप्स ब्राउन होती हैं, धीरे धीरे वो काली पड़ने लगती हैं पत्तियां और गलने लगती हैं, और आपका पेड़ मरा मरा सा दिखता है, बिल्कुल पत्तियां झुक जाती हैं स्पाइडर प्लांट की। तो आप उसको ब्राइट लाइट में रखिए। हार्डी प्लांट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और अगर वो आप देखिए पॉट बाउंड तो नहीं हो गया है आपका, अगर वो पॉट बाउंड हो गया है तो उसकी रिपोर्टिंग कर लीजिए इस समय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट डिवीजन से जैसे मैंने बताया है उसको, और अच्छी सॉइल बना के एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा पत्ती की खाद, एक हिस्सा गोबर की खाद, और रिपोर्टिंग कर लीजिए, बढ़िया चलेगा। बस पानी का ध्यान रखिएगा। इनका एक और प्रश्न है, सिंड्रेला पर्सिलेन में फूल कम आ रहे हैं, क्या मैं एनपीके 90-90-90 दे दूं? तो सीमा ईशा जी, आप पर्सिलेन में वैसे तो बहुत हार्डी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास ये पिछले साल का पौधा है तो इस समय आपने उसकी रिपोर्टिंग करी कि नहीं करी। अगर आपने उसमें उसकी रिपोर्टिंग नहीं करी है तो आपको करनी चाहिए थी, क्योंकि वो पिछले साल से रखा उसकी जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है वो ड्रेन आउट हो गए होंगे अब तक। तो अगर आपने नहीं करी है तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर लीजिए, और आप 90-90 खाद दे सकती हैं। नहीं तो आप ऑर्गेनिक खाद भी कोई दीजिए, पोटाश डाल दीजिए, या बोन थोड़ा सा ये जो मैंने उस दिन बताया था आपको मेरे पिछले एपिसोड में, कि केले के छिलके डाइल्यूट करके जो हम लोग रखते हैं पानी में 2 दिन के लिए, वो वाला पानी दे सकते हैं। नेचुरल चीज़ों पे अगर आप जाएंगी तो आपकी सॉइल जो है ना वो हेल्दी बनी रहेगी। अगर आप ये केमिकल्स यूज ज़्यादा करेंगे जब तक कि बहुत आवश्यकता ना हो, तो आप इनसे थोड़ा बच के चलिए। नेचुरल जो उपाय हैं उनको करिए। आप केले का पानी, उसमें केले के छिलकों का, जैसे मैंने बताया था, आपने एपिसोड देखा होगा पिछला, उसको आप डालिए, जरूर फूल आएंगे। और हाँ, धूप में रखिएगा जरूर, पानी कम दीजिएगा, पर्सिलेन को पानी ज्यादा नहीं चाहिए होता है, और खुली धूप में रखिए, फूल जरूर आएंगे। साक्षी बंसल जी कहती हैं डीएपी, पोटाश और सुपर फॉस्फेट को फूलों और ऑर्नामेंटल प्लांट्स में कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो साक्षी जी, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आई विल नेवर रिकमेंड कि आप ये इनऑर्गेनिक और केमिकल चीज़ें डालें। ओहो, तुम क्यों आ रहे हो? ये चीज़ें डालें, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं होती है इतनी ऑर्नामेंटल प्लांट्स में। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आप साल में 3 बार खाद दीजिए, फरवरी में दीजिए, ऑनसेट ऑफ मानसून्स में दीजिए, और एक बार नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में दे दीजिए। दैट इज सफिशिएंट फॉर देम। कोई ज़रूरत नहीं। ऑर्गेनिक दीजिए, गोबर की खाद दीजिए, चाहे आप उसमें सॉइल को टेक्सचर अच्छा करने के लिए पत्ती की खाद मिला दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दीजिए, व्हाटएवर, गिव देम ऑर्गेनिक दिस थिंग मैन्योर, दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी विद दैट। उसमें आपको इन सब चीज़ों की, डीएपी वगैरह की ज़रूरत कतई नहीं है। और वैसे आपने पूछा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि फूलों में कब डालना चाहिए। तो जैसे आपका ये है फॉस्फोरस जो होता है, सुपर फॉस्फेट जो आपने कहा है, तो सुपर फॉस्फेट इज गुड फॉर रूटिंग वेजिटेबल्स और बल्ब्स। तो जब आप उसमें लगाते हैं, आपको ये लगाना है, तो आप सॉइल में उस समय सुपर फॉस्फेट मिला लीजिए, जिससे कि जब हेल्थ को उसका फॉर्मेशन होएगा तो उसको बल्ब को या रूट जो वेजिटेबल्स हैं उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, और आपका फूल या फल सब्जी जो है वो अच्छी फॉर्म होगी। और पोटैश देते हैं ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ के लिए, कि उससे जो भी आपका फूल है या फल है उसमें जो कलर है, उसका जो साइज है, उसका जो टेक्सचर है, उसमें जो जूसेस है, वो सब पोटैश से आते हैं। तो जब आपकी कलियां फॉर्म होने लगती हैं तो उससे कुछ दिन पहले आप पोटैश दीजिए। पोटैश का सबसे एक तरीका देने का ये है कि इट कैन ट्रैवल ऑन इट्स ओन इन द सॉइल। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो अगर आप पाउडर फॉर्म में दे रहे हैं उसको, तो आप उसको डाल के और थोड़ी सी गुड़ाई करिए और पानी लगा दीजिए, तो वो आपकी सॉइल में मिक्स हो जाएगा। तो ये उसके क्या नाम है, तरीके हैं देने के, और उस समय आप दे सकते हैं। डीएपी का जैसे है कि डीएपी इज जो नाइट्रोजन की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है और फास्फोरस भी उसमें अच्छा होता है, तो इसलिए वेजिटेबल्स में हमारे किसान भाई या हम लोग सब्जियों में उसका प्रयोग
ज़्यादा करते हैं। रोजेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका एक सीधा सा हिसाब है डालने के लिए कि अगर आपका 10 से 12 इंच तक का गमला है तो उतने ही ग्रैन्यूल्स आप ले लीजिए। जैसे 10 इंच 12 इंच का है तो आप 10-12 ग्रैन्यूल्स लेके साइड में डाल दीजिए। वाटर सॉल्यूबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये प्लांट के अच्छा होता है। ईशांत शर्मा जी ये कहते हैं कि लास्ट ईयर मैंने हाइब्रिड रेन लिलीज ली थी, मैंने उन्हें लगाया और वो मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, मगर उनमें फूल नहीं आ रहे हैं। और दूसरा कहते हैं मैं वाइट और येलो रेन लिली एक ही समय पर मैंने लगाई थी, वाइट खिल रही है मगर येलो नहीं। तो ईशान जी ऐसा है, कई बार होता है कि कोई कोई लिली पहले खिलती है, कोई कोई लिली बल्बस प्लांट्स की अगर बात करें तो अगर आपने कोई बल्ब, उसकी एक डेप्थ होती है कि आप बल्ब कितना गहरा लगाएंगे। तो जो रेन लिली की डेप्थ है, क्योंकि बल्ब छोटा होता है तो उसको अमूमन हम लोग 1 इंच नीचे लगा देते हैं। तो कई बार क्या होता है कुछ बल्ब ज्यादा नीचे हो जाते हैं लगाते टाइम, तो वो थोड़ी देर में खिलते हैं। और जो ऊपर होते हैं ऑब्वियसली उनका फुटाव जल्दी हो जाता है तो वो जल्दी खिल जाते हैं। और दूसरा वही जैसे मैंने अभी पिछले उसके जवाब में बताया कि इसमें थोड़ा सा आप फॉस्फोरस डालिए, इसकी उसमें जो आपकी पी की मात्रा है उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो आप ये क्योंकि बल्ब है तो उसमें उसकी ग्रोथ अच्छी होएगी। सॉइल बनाते टाइम आपको वो ऐड करना चाहिए था, बोन मील उसमें। तो आप अगर अभी नहीं करा है तो आप उसको स्प्रिंकल कर दीजिए। और ये मैं मान के चलती हूँ कि आपकी जब लिली खिल रही है तो वो जरूर धूप में रखी होगी। फुल इसको सन में रखिए 6 से 7 घंटे तक। और ओवर वाटरिंग मत करिएगा, लेकिन हाँ मॉइस्ट रखिएगा, उसको ड्राई मत होने दीजिएगा। ड्राई होना किसी भी लिली के लिए बहुत हानिकारक होता है, बल्ब उसका खराब हो जाता है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, अगर आपने बल्ब्स निकाल के रख लिए थे और फिर उनको रिपोर्ट किया है अभी, सो दैट इज ऑल्सो वन रीजन ऑफ नॉट फ्लावरिंग। रेन लिली में स्पेशली ये है कि जब भी आप बल्ब निकालें, अव्वल तो निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो उनको एक क्लस्टर में रहना पसंद होता है और वो जब खिलती है इकट्ठी एक क्लस्टर में तो ही अच्छी भी लगती हैं। तो जब आप उनको निकाल के रख लेते हैं और दोबारा रिपोर्ट करते हैं कुछ महीनों बाद या सीजन आने पर, तो उसमें थोड़ी ये प्रॉब्लम हो जाती है। रेन लिली का हमेशा ये तरीका है कि अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपका क्लस्टर हो गया है बहुत ज्यादा और उसमें फ्लावरिंग कम हो गई है, तो आप उसको निकाल के हाथ दूसरे गमले में लगा लीजिए। और फॉर्मूला उसकी डेप्थ का वही है कि 1 इंच, अगर आपका बल्ब का साइज 1 इंच है तो आप 2 इंच नीचे लगाइए। पर चूंकि रेन लिली छोटी होती है तो उसको हम लोग 1 इंच दबा के सॉइल में रखते हैं। तो आशा है आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। और लिली जरूर खिलेगी, कुछ देर में खिलती हैं, कुछ पहले खिलती हैं, कोई परेशान होने की बात नहीं है। जब एक खिली है तो दूसरी भी जरूर खिलेगी। एंजॉय करिएगा। और इसको थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक सॉइल देंगे ना तो वो उसके लिए अच्छा रहेगा, उसको पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और आपके प्रश्नों का मुझे इंतजार रहेगा। मुझे ये पूरी आशा है कि मेरे उत्तर आपको, जो आप उनको अगर लागू कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो आपको जरूर उनमें मदद मिल रही होगी। आपके प्लान्स अच्छे चल रहे होंगे। प्रोपोगेशन जैसे कहा है किसी ने, तो वो आप करते रहिए, मॉनसून का पूरा फायदा उठाइए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। डोंट फॉरगेट टू आस्क क्वेश्चंस अंडर #AskIlaSharma and please do like my channel, share it and subscribe also. Till next video, take care, be healthy, be happy.